बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है किंगडम प्रोकैरियोट या मोनेरा। और लेक्चर नंबर 1 में हम बेसिकली इसकी डिस्कवरी देखेंगे कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी कैसे मार्ज़ वजूद में आई, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे किंगडम प्रोकैरियोटी क्या चीज़ है, मोनेरा क्या चीज़ है, कौन से एनिमल्स, कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं और उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उसको हम तफसील के साथ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल या नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। ये उन जानदारों पर मुश्तमिल किंगडम है, सल्तनत है, जिनके अंदर एक वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो आपको ये नज़र भी आ रहा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं नज़र आ रही, न्यूक्लियर विजिबल नज़र नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो न्यूक्लियस आपको वाज़ेह तौर पर जो है विजिबल नज़र आ रहा है। तो ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट हैं। तो प्रोकैरियोट क्या चीज़ है, पहले इसको समझ लेते हैं। इन ग्रीक द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर, यानी कि जो पहला पुराना कदीम जो बैक्टीरिया था उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद नहीं था, विजिबल नहीं था। एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट्स आर द सेल दैट डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट वो सेल्स हैं जिनके पास एक ट्रू का मतलब है विजिबल और क्लियर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। इट इंक्लूड बैक्टीरिया एंड द साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम भी देते हैं। तो ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया पे मुश्तमिल था। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो वो चीज़ों को रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं, स्टडी करते हैं जो आंख से नज़र नहीं आते। तो ऐसे जानदार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटे हैं, उसको बैक्टीरिया जैसे मिसाल के तौर पर उनको 2 ग्रुप्स में हमने बैक्टीरिया को कवर अप किया, जिनमें पहला ग्रुप था आर्चियोबैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया में आर्चियो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पहले, पुराना, एंशिएंट, कदीम। जो पहले बैक्टीरिया था वो कैसे था, और यू का मतलब वेल, जो अब बेहतर हो गया, उसके अंदर अपनी बेहतर अडॉप्टेशंस कर लिए, अपने अंदर एवोल्यूशन ले आया, चेंजेस ले आया, वो बैक्टीरिया कैसे। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे अब। तो दे आर सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल प्रोकैरियोट, ये सबसे सादा है, ये शुरुआत है बैक्टीरिया की। जो कदीम बैक्टीरिया उसे हम आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं, सिंपल बैक्टीरिया था। तो दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन आर्चियोबैक्टीरिया, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनके अंदर बेहतर अडॉप्टेशन है, ये ज्यादा तौर पे अपने आप को माहौल के मुताबिक अडॉप्ट कर चुके हैं। मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव कदीम इसके अंदर मौजूद है, इस ग्रुप के अंदर प्रोकैरियोट्स। और यू बैक्टीरिया इवॉल्व फ्रॉम द आर्चियोबैक्टीरिया, और जो यू बैक्टीरिया आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वो आर्चियोबैक्टीरिया से आए हैं। स्मॉलर डिवीजन ऑफ द किंगडम प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट्स की बहुत छोटी सी डिवीजन है, लेकिन ये जो यू बैक्टीरिया है ये बहुत बड़ी डिवीजन है कि इसकी लार्जर डिवीजन ऑफ द किंगडम प्रोकैरियोट्स की है। उसके बाद लैक पेप्टिडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड द पॉलीसेकेराइड्स आर ओनली प्रेजेंट है इसके अंदर। याद रखिएगा, जो आर्चियोबैक्टीरिया है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद नहीं है, जबकि जो यूकैरियोट है, यू बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन भी मौजूद हैं, और यानी कि सेल वॉल में मौजूद है, जो बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर, जिसको आपने चैप्टर नंबर 5 में भी, 5 में भी और 4 में भी, दोनों में पढ़ चुके हैं कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो क्या चीज़ है, और आर्चियोबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया की और यू बैक्टीरिया की। अब फर्दर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट हम डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया। The discovery of the small organism like bacteria was linked with the invention of the microscope. लोगों के जहनों में ये बात मौजूद थी कि कोई स्मॉलेस्ट कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद है, लेकिन ये तब प्रूव हुआ जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अलावा बैक्टीरिया किसी भी आम माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आती थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इस विजिबल किया कि कोई वाकई ही छोटी मखलूक मौजूद है जो हमारी आंखों से नजर नहीं आती। फॉलोइंग साइंटिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया। कुछ साइंटिस्ट उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको डिस्कवर करने में बैक्टीरिया को। एंटोनी, जिनमें सबसे पहला नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुइक,
एक पहला साइंटिस्ट है, उसने क्या बताया, ही वाज अ डच साइंटिस्ट, वो एक हॉलैंड का रहने वाला साइंटिस्ट था। 1673 में इन 1673 ही रिपोर्टेड द माइक्रोब्स, उसने माइक्रोब स्मॉल यूनिट है माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सच एज अ बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोन। उसने बताया कि छोटी से छोटी चीज मौजूद है जो हमारी आंखों से नजर नहीं आती, माइक्रोस्कोप से नजर आती है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा, ही फर्स्टली ऑब्जर्व दिस क्रिएचर इन द रेन वाटर, सबसे पहले उसने इसको कहां पे देखा, रेन वाटर में देखा, सलाइवा थूक के अंदर देखा, वेनिगर सिरके के अंदर, इन्फ्यूजन जो अर्क निकलते हैं जैसे कहवा वगैरह होता है उनके अंदर देखा, गुलाब का अर्क वगैरह होता है, अदर सब्सटेंस, दूसरी चीजों में भी ये पाया गया। तो बेसिकली उन दिनों में कैमरे वगैरह मौजूद नहीं थे, तो लोग समझते थे कि अगर कोई छोटी चीज देखी है तो वो हमें भी दिखाओ, हमें भी बताओ वो कैसे होती है। ही यूज अ सिंपल माइक्रो, उसने क्या इस्तेमाल किया, एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज की टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन विद ड्राइंग, और उसने उसको तस्वीर को माइक्रोस्कोप में अपनी देखकर उसको ड्रॉ किया एंड डिस्क्रिप्शन, और उसे पब्लिश करवाया कि मैंने ये चीज देखी है, इस तरह की चीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ही कॉल दिस स्मॉल क्रिएचर एज एनिमल क्यूल्स, और जिसमें क्यूल्स आते जैसे मालिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, नजर नहीं आते, तो इसलिए एनिमल क्यूल्स का मतलब है उसने इसको नाम दिया छोटी मखलूक को एनिमल क्यूल्स का, जो कि आंखों से नजर नहीं आती, वो माइक्रोस्कोप से ही नजर आती है। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था लुइस पास्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन ऑल द टाइम्स, उसे हम लुइस पास्टर कहते हैं। लुइस पास्टर कंफर्म द अबव मेंशन माइक्रोब्स, उसने कंफर्म किया ऊपर जितना भी एंटोनी वैन ल्यूवेन ह्यूक ने जितनी भी डिस्कवरी की थी, उसने इन्वेंशन की थी, उसने उसको साबित किया कि बात ठीक थी जो ल्यूवेन ह्यूक ने कहा था। हिज डिस्कवरीज आर इन द फील्ड ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी एंड द मेडिसिन, उसकी ज्यादातर जो कामयाबियां थी, दरियाफ्त थी, उसने माइक्रोबायोलॉजी पर और मेडिसिन के ऊपर काम किया था, यानी कि जिंदा जानदार जो हमारी आंखों से नजर नहीं आते माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके ऊपर और मेडिसिन के ऊपर काम किया। वैक्सीन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वैक्सीनेशन का नाम भी लुइस पास्टर ने दिया था। हिज मेन सक्सेसेस आर, उसकी जो कामयाबियां हैं, सबसे जबरदस्त कामयाबियां जो बुनियादी हैं, मेन है, वो दर्जिल हैं। पहली कामयाबी उसकी स्टूडेंट है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन बनाई उसने, पहली कामयाबी। एडवर्ड जेनर के काम को देखते हुए उसने वैक्सीनेशन को प्रिपेयर किया। द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर डिजीज एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स फेफड़ों की मर्ज है, फेफड़ों की बीमारी है। फॉल कोलेरा जिसे हम कहते हैं, कॉलरा जिसे हम कहते हैं, मुर्गियों का हैजा जिसे हम कहते हैं, रैबीज पागल कुत्ते के काटने से ये बीमारी होती है रैबीज, उसके सलाइवा में रैबीज वायरस होता है। उसने बेसिकली क्या किया, इनके ऊपर वैक्सीन बनाई उन्होंने, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द डिजीज, ही प्रूव दैट माइक्रोज कुड कॉज। सबसे मेन काम जो लुइस पास्टर का है, उसने ये बताया ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बीमारियां फैलाते हैं। पास्चराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक पास्चराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाए, जैसे दूध का इधर मैंने जिक्र किया है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी दूध और दूध से चीजें बनी हुई है उनको उबाल कर इस्तेमाल किया जाए। द डेवलपमेंट ऑफ द पास्चराइजेशन प्रोसेस को उसने डेवलप किया। डेवलपमेंट ऑफ द फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, द डेवलपमेंट ऑफ द फर्मेंटेशन इंडस्ट्री को उसने डेवलप किया, यानी कि उसने बताया कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जैसे शराब का बनना होता है, बैक्टीरिया की चीजों का बनना होता है, ये सारी चीजें क्या है, इसने बहुत ही बड़े पैमाने पर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया और अपनी डिस्कवरीज को लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद जो साइंटिस्ट आया जिसने सबसे पहले जो है बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, उसका नाम था रॉबर्ट कोच। बहुत ही अहम सवाल है, अलग से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द रॉबर्ट कोच, और जिसने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं जर्म थ्योरी, उसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द जर्म थ्योरी। तो रॉबर्ट कोच आइसोलेटेड का मतलब अलहदा किया, एक रॉड की तरह का शेप, ये आपको नजर भी आ रहा है, एक चकोर रॉड की तरह का बैक्टीरिया विद एंड्स बेसिलाई, जिसके एंड जो है वो चकोर होते हैं, बेसिलाई कहते हैं चकोर को। फ्रॉम द ब्लड ऑफ द शीप, इसने भेड़ के खून से इसको हासिल किया। डेट वाज डेड, जो मर गई थी एंथ्रेक्स के फेफड़ों के मर्ज से। तो रॉबर्ट कोच पहला साइंटिस्ट था जिसने एक रॉड शेप बैक्टीरिया जिसका एंड बेसिलाई चकोर था, उसने भेड़ के ब्लड से हासिल किया जो कि फेफड़ों के मर्ज से मर गई थी। ही आल्सो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया दैट कॉज्ड
ट्यूबरकुलोसिस, उसने वो भी बैक्टीरिया दरियाफ्त किया जिसने ट्यूबरकुलोसिस टीबी काज करता था एंड कॉलरा हैजा काज करता था। ही फॉर्मुलेटेड अ जर्म थ्योरी, उसने जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज पब्लिश की विच हैज 4 पोस्टुलेट, जिसके 4 बुनियादी नुकात हैं। दीज आर यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द डिजीज लियन इज कॉज एजेंट ऑफ डिजीज और नॉट। यानी कि ये 2 बातें आपने समझ के आगे 4 पॉइंट को समझना है। इसने बताया कि दे आर यूज टू फाइंड आउट वेदर, कि आया कि अगर कोई जानवर या कोई इंसान, किसी को टीबी हुई है या किसी को हैजा हुआ है, इसका मतलब क्या वही वायरस है, क्या वही बैक्टीरिया है जिसने हैजा काज किया है, या लीजन या दाना, जो दाने बने हैं हाथ पर, उसके अंदर से पीप से जो वायरस बना है, क्या ये वायरस वही है जिसने ये दाने पैदा किए हैं? आया कि उसने इन चीज़ों के ऊपर स्टडी की, आया कि उसने उसके ऊपर नुकात लिखे, जो 4 अहम नुकात है उसके, वो 10 झेल हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, पोस्टुलेट ऑफ द जर्म थ्योरी, नुकात बताए जा रहे हैं जर्म थ्योरी के, इनको समझ लीजिएगा, बहुत ही अहम है ये पेपर में बहुत बार आ चुके हैं 5 साल पेपर में। द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या जर्म जरासीम जिसे हम कहते हैं कैन ऑलवेज बी फाउंड इन द एसोसिएशन विद अ गिवन डिजीज। यानी कि अगर ये एक जानवर आपको नजर आ रहा है मिसाल के तौर पर, उसके अंदर ये भी एक बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, आया कि ये जो बीमारी इस जानवर को हुई है, क्या ये इसी बीमारी की वजह से, इसी वायरस की वजह से हुई है जो भी इसके अंदर मौजूद है? यानी कि बताने का मकसद ये है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद द गिवन डिजीज। एक खास जरासीम होता है जो हमेशा ताल्लुक रखता है एक खास बीमारी के साथ, जैसे एड्स को फैलाने वाला HIV है, मलेरिया को फैलाने वाला प्लाज्मोडियम है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि जो जानवर जो बीमारी फैलाता है वो उसी के साथ ताल्लुक बनाता है, उसी के साथ ताल्लुक रखता है, और वो कोई बीमारी और नहीं फैलाता। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्राउंड इन अ प्योर कल्चर इन द लेबोरेटरी। अब ये जो बी वायरस इसके अंदर या बैक्टीरिया इसके अंदर या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद है, उसको हम इससे अलहदा भी कर सकते हैं, उसको हासिल भी कर सकते हैं, और इसको प्योर कल्चर लेबोरेटरी में पैदा भी कर सकते हैं। यानी कि प्योर कल्चर का मतलब होता है एक जैसे तमाम के तमाम बैक्टीरिया को हम पैदा, जैसे मैंने ए सारे लिखे, इसका मतलब ये सारे के सारे आप एक जैसे पैदा करने को प्योर कल्चर कहते हैं। द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द डिजीज। ये प्योर कल्चर बीमारी फैलाएंगे जब हम किसी भी जानवर के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। व्हेन इनोकुलेटेड इन द ससेप्टिबल एनिमल। ससेप्टिबल एनिमल का मतलब होता है जो जानवर उस बीमारी में मुब्तला हो सकता है, जिस वायरस से जो बीमारी फैलती है वही जानवर बीमारी में मुब्तला हो सकता है और कोई मुब्तला नहीं हो सकता। यानी कि इस प्योर कल्चर को जो हमने एक जैसे वायरस या बैक्टीरिया बनाए हैं, इसको हम उसी जानवर के अंदर डालेंगे जिसके अंदर ये बीमारी फैलाएगा। जैसे HIV का वायरस जो है ये ह्यूमन के अंदर एड्स फैला सकता है, और जिसके मर्जी जानवर के अंदर आप HIV के वायरस को प्योर कल्चर एक जैसे वायरस को पैदा कर लें आप, या बैक्टीरिया किसी को भी पैदा कर लें आप लेबोरेटरी के अंदर, वो अगर उसके अंदर बीमारी फैलाएगा तो अपने साइकिल को पूरा करने का, वरना दाखिल होने के बाद भी वो उसके अंदर कोई डिजीज काज नहीं करेगा। इट इज पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि बताने का मकसद यह है कि जो हमने ये प्योर कल्चर जो बी जैसे बताया इसको इंसर्ट किया, तो हम इसको दोबारा इसमें से निकाल के हम पैदा भी करवा सकते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि ये बैक्टीरिया इसके अंदर बीमारी फैला रहा है, इसको हम निकाल कर लेबोरेटरी में इस जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया को पैदा भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पॉसिबल टू रिकवर, हासिल करना मुमकिन है ऑर्गेनिज्म को इन प्योर कल्चर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स। जो प्योर कल्चर जो हमने बनाया है उसको हम अगर इंसर्ट करवाएं किसी जानवर में, तो हम उसको दोबारा हासिल करके हम उस तरह के बना सकते हैं। तो उसके साथ उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कोच ने इन्वेंटिव टेक्निक, कुछ टेक्निक बताई जिसका ताल्लुक क्या था कि इनोकुलेशन, के किस तरह
ये जानवर दाखिल किए जाते हैं, जरासीम दाखिल, आइसोलेशन किस तरह ये निकाले जाते हैं जानवरों से, मीडिया प्रिपरेशन, जो मीडिया ये जो आपको डॉटेड नजर आ रहे हैं कि जो फ्लूइड है इसको कैसे बनाया जाता है जिसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया को पैदा करवाया जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ द प्योर कल्चर, ये जो प्योर कल्चर इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, आया कि ये खत्म तो नहीं हो जाएंगे, ये पुराना तो नहीं हो जाएगा फ्लूइड जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया जो मर जाएंगे उसके अंदर खुद ब खुद ही पुराने होने की वजह से। तो प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिमेन फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और किस तरह हम एक स्पेसिमेन को तैयार करेंगे एक्सपेरिमेंट के करके, कि हम स्पेसिमेन का मतलब होता है वो जानदार जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर, उसे हम स्पेसिमेन कहते हैं। इसने ये भी तरीका बताया कि किस तरह यानी कि हम इसको रख सकते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली ये छोटा सा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, बहुत ही इजी है, इसको आपने स्टार्ट से छठे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, तैयार करना है। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को, इसके अक्रंस को और इसके शेप को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।